हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने इससे पहले जो अपनी नदियाँ पढ़ी थी, हिमालय नदी तंत्र पढ़ा था। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ी हैं, जिसमें हमने जो पूर्वी घाट की तरफ बहने वाली जो नदियाँ थी, जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में डालती हैं, उनका अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे पश्चिम की तरफ बहने वाली छोटी नदियाँ की। जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, अरब सागर की तरफ बहती हैं, और यहाँ पर अपना पानी कहाँ डालती हैं? अरब सागर में डालती हैं। उन छोटी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है, कि या इनका जो रास्ता है वो छोटा है। इनका जो रास्ता है वो छोटा क्यों है? गुजरात की छोटी नदियों को हमें ढूंढना है। तो जैसे ढाढर है, गुजरात की छोटी नदी है, और भी काफ़ी हैं, जैसे अभी हम पढ़ेंगे। इसमें है शेरुतनिजी, भद्रा नदी, ढाढर नदी। ये क्या है? गुजरात की छोटी छोटी नदियाँ हैं। उसके बाद साबरमती और माही क्या है? गुजरात की दो फेमस नदियाँ हैं। उसके बाद देखते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ नदियों के बारे में हमें पता लगाना है। तो महाराष्ट्र के पश्चिम की तरफ कौन सी नदियाँ बहती हैं, उनके बारे में हमें देखना है। नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये नासिक में, महाराष्ट्र में जो नासिक है, वहाँ पर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से एक वैतरणा नदी निकलती है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंचाई से निकलती है? 670 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। ये कारवाड़ भी बोलते हैं इसको। बेदती नदी हुबली धारवाड़ से निकलती है। 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है, रास्ता तय करती है। शरावती पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण नदी है। ये कहाँ से बहती है? कर्नाटक से अरब सागर की तरफ जाती है। शरावती कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है, और इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 2209 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है गोवा। गोवा में जो नदियां हैं, दो नदियां हैं, जुआरी और मांडवी हैं, जिनका उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ एक नाम मांडवी है और दूसरा नाम जुआरी है। तो ये क्या है? गोवा की फेमस नदियां हैं, जुआरी और मांडवी। केरल की तटरेखा छोटी है। जो केरल की तटरेखा है, जो किनारा है, वो क्या है? छोटा है। केरल की सबसे बड़ी नदी भरतपुजा अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोनाप्पी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, जो केरल की फर्स्ट नंबर पर जो नदी है वो पेरियार है, और सेकंड नंबर पर आती है भरतपुजा। लेकिन यहाँ पर ये क्या बताई गई है? सबसे बड़ी बताई गई है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? सेकंड नंबर की है भरतपुजा। पेरियार पहले नंबर पर है। यह लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसका जो एरिया है वो 5397 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से करनी है हमें। तो इनका दोनों का कंपेयर करके देखना है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पर पेरियार को दूसरे नंबर पर बताया गया है। चलो, हम एनसीईआरटी की बुक है, इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि भरतपुजा पहले नंबर पर है और पेरियार है वो सेकंड नंबर पर बताई गई है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 5243 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यास्था पूजा और पेरियार नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, पेरियार और यास्था पूजा। इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है उनमें जो डिफरेंस बताया गया है वो काफ़ी कम है। केरल की जो अन्य उल्लेखनीय नदियाँ हैं जिनका उल्लेख किया गया है, पाम्बा नदी है, जो इसका एरिया है 170 किलोमीटर लंबा है। और उसके बाद ये कहाँ जाकर गिरते हैं? वेम्बानाथ झील में जा गिरती हैं। उसके बाद देखो, ये जो नदियां हैं यहाँ पर बताई गई हैं, इनका एरिया मैं आपको बता देती हूँ। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर राजस्थान में निकलती है। उसके बाद माही नदी है। माही नदी एमपी से निकलती है। पहले ये अपना जो इसका जो एरिया है राजस्थान, गुजरात और फिर अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। ढाढर है। ढाढर कहाँ की है? गुजरात की है। कालिंदी। कालिंदी यहाँ पर महाराष्ट्र की बताई गई है। यहाँ बताई गई है महाराष्ट्र की है। शरावती। शरावती कर्नाटक की है। भरतपुजा और पेरियार दोनों केरल की हैं। अब हैं पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियाँ। यहाँ पश्चिम की छोटी नदियों की बातें हुई थी। अब है कि पूर्व की ओर बहने वाली जो छोटी नदियाँ हैं। प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कि जो प्रायद्वीप भाग की जो नदियाँ हैं वो बहुत बड़ी संख्या में क्या करती हैं? इनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके साथ अपना जल लेकर आगे बढ़ती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं कि जो पूर्व की तरफ बहने वाली छोटी नदियाँ हैं? तो देखो, इनमें जो छोटी नदियाँ हैं पूर्व की तरफ बहने वाली कौन कौन सी हैं? स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वाम साधारा, पेन्नर, पालार और वेगाई इसकी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो ये क्या हैं?
ये जो पूर्व की तरफ बहने वाली छोटी नदियाँ हैं, ये अपना जल कहाँ गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इनको आपको याद रखना है। जो पूर्व साइड की जो छोटी नदियाँ हैं, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार और वेगाई, ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, मतलब जिनका उल्लेख हम सुनते हैं या करते हैं। उसके बाद है नदी बहाव की प्रवृत्ति, की जो नदियों का जो बहाव है वो उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती। कभी नदियों में जल अधिक होता है, कभी कम होता है। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। जब वर्षा ऋतु आती है तो पानी का जो लेवल होता है क्या होता है? अधिक हो जाता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं, कि उम्मीद कर सकते हैं? तो जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होगा? यहाँ पर पानी अधिक होता है इन नदियों में। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। नदी बहाव प्रवृत्ति किसको कहा जाता है? एक नदी का जो चैनल है, जो रास्ता है, उसमें पूरा वर्ष जो जल है वो बहता रहता है, उसे नदी का बहाव प्रवृत्ति बोला जाता है। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बारहमासी होती हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या हैं? बारहमासी हैं। उनमें हमेशा पानी होता है, क्योंकि ये अपना जल बर्फ़ पिघलने तथा वर्षा होने से प्राप्त करती हैं। इन नदियों को जो जल मिलता है वो किससे मिलता है? बर्फ़ के पिघलने से और बारिश के होने से। दक्षिण भारत की नदियाँ हिमनदों से नहीं निकलती हैं। हिमनदों मतलब बर्फ़ की नदियाँ, बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं, यहाँ पर कोई बर्फ़ पिघलने से इनका निर्माण नहीं हुआ है, जिससे इनका जो बहाव की जो प्रवृत्ति है उनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। यहाँ पर जब बारिश का मौसम होता है तो इनमें पानी अधिक मात्रा में होता है, अन्यथा यहाँ पर कम पानी देखा जाता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब मानसून आता है तो उस टाइम में इनमें जो पानी होता है वो बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। अब है जल विसर्जन। जल विसर्जन मतलब कहाँ से वो अपना जल लेकर कहाँ पर जल को डालती हैं। नदी में समय अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है, कि समय के अनुसार जो उसमें जल की मात्रा पाई जाती है उसके आयतन का माप माना गया है। इसे क्यूसेक्स या क्यूमैक्स मीटर द्वारा सेकंड में मापा जाता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। न्यूनतम मतलब जब उसमें कम जल प्रवाह पाया जाता है, जो पानी का लेवल होता है वो कम पाया जाता है। अधिकतम जल प्रवाह कब पाया जाता है? अगस्त से सितंबर में पाया जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है, और सितंबर के बाद क्या होता है? ठंडा मौसम हो जाता है, शीत ऋतु हो जाती है, और जो यहाँ पर जो पानी होता है वो कम होता जाता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं उनमें भी बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो बर्फ़ पिघलती है, इसी कारण यहाँ पर पानी होता है नदियों में। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिम भागों का जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाला अंतर नजर आते हैं। बर्फ़ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि गर्मी आते ही यहाँ पर क्या होती है? बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 55,000 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत लेवल यहाँ पर क्या है? 1300 क्यूसेक्स माना गया है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन कौन से कारक हैं? उन कारकों के बारे में हमें पता लगाना है। प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रकृति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक और अंतर स्पष्ट करती है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर होता है जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम होता है। इसमें मतलब कि इस टाइम पीरियड में जो इस नदी में जो पानी पाया जाता है वो कम पाया जाता है। और कब तक कम रहता है? जनवरी से जुलाई तक कम रहता है। लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या आ जाती है? बारिश आ जाती है, तो यह अचानक से बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पर दो प्रकार की नदियाँ हैं जिनमें कंपैरिजन किया गया है। हिमालयन नदियाँ हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। उद्गम स्थल बताया गया है। हिम नदियों से ढके हिमालय पर्वत, इनका उद्गम कहाँ से होता है? हिमालय नदियों का हिमालय पर्वत से होता है, और हिम नदियाँ जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उनसे होता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि से, जो पठारी क्षेत्र है वहाँ पर, या जो बीच में जो उच्च भूमि है वहाँ से होता है। प्रवृत्ति, इनकी जो प्रवाह प्रकृति होती है ये 12 मासी होती है, इनमें हमेशा पानी रहता है। हिमनद के कारण बर्फ़ के जब टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी का मौसम होता है, तो यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है। वर्षा ऋतु में वर्षा से जल प्राप्त होता है। ये मौसमी होती हैं, जब मानसून आता है वर्षा होती है तो उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब वहाँ के प्रकार कि इनका जो बहाव है वो कब से कब तक का माना गया है और किस रूप में ये बहती हैं।
पूर्ववर्ती व अनुवर्ती हैं कि ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं, और जो मैदानी भाग है वहाँ पर क्या बनाती हैं, वृक्ष के आकार की प्रारूप बनाती हैं इस टाइप में। अध्यारोपित पुनर्युवनित नदियाँ हैं, अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। जो इसमें हमने क्या पढ़े थे, जो इसमें काफ़ी सारे इनके प्रारूप पढ़े थे, जिसमें था वृक्षाकार था, अरीय था, आयताकार था, जालीनुमा था। तो ये सारे क्या थे हमारे इसके अब नदियों के अपवाह के प्रकार बताए थे कि किस किस रूप में ये बहती हैं। उसके बाद नदी की प्रकृति है, लंबा मार्ग होता है, उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती नदियाँ हैं। अभिशीर्ष अपरदन होता है, जो शीर्ष भाग होता है वहाँ से अपरदन करती हुई और नीचे की तरफ मैदानों में जमाव करती हैं। नदी अपहरण है, मैदानों में जल मार्ग बदलना। और मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, जो मैदानी क्षेत्र में इनके मार्ग में यदि कोई रुकावट आ जाती है तो वो अपना रास्ता बदल लेती हैं और विसर्प बहना और सांप की तरह बहती हैं। सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग। और जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, इनके जो रास्ते होते हैं वो छोटे होते हैं और इनके रास्ते क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र है कि जल ग्रहण क्षेत्र है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये नदी बड़ी द्रोणी होती है और ये अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होती है, जिसे जल संभर भी हम बोल सकते हैं। नदी की जो आयु होती है वो युवा होती है, क्रियाशील होती है, वह घाटियों को गहरा करती है क्योंकि इसमें पानी का जो लेवल होता है, मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद ये हैं कि प्रवणित परिच्छेदिकाओं वाली प्रौढ़ नदियाँ हैं, इनमें पानी की मात्रा कम होती है, जो अपने आधार तल तक जा पहुँची हैं, कि इसमें सरफेस पे ही थोड़ा बहुत पानी हमें दिखाई देता है, ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। उसके बाद है लास्ट में क्या था, यह है अचानक जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है कि जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर जो जल प्रवाह होता है वो अधिक हो जाता है और अचानक उफान पर आ जाती हैं। ये नदियाँ अचानक उफान पर आ जाती हैं जब बारिश का मौसम होता है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है कि अक्टूबर के महीने में क्या होता है कि जो बहाव होता है उसमें गिरावट आ जाती है, कम हो जाता है स्तर। जितना अगस्त में उफान गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स हो जाता है। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई से अधिकतम जुलाई अगस्त में बताया गया है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी के कंपैरिजन की तुलना में अधिक हो जाता है। उसके बाद है पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम बताया गया है, यहाँ पर 3200 और मिनिमम कितना है 50 क्यूसेक्स है। उसके बाद नदी जल उपयोग की सीमा कि नदी का जो जल है हमें जो मिल रहा है उसके उपयोग की क्या है, सीमा है, हमें उसका कैसे और किस प्रकार से प्रयोग करना है। बाहर की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, विशाल मात्रा में पानी को लेकर चलती हैं। वहन करना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। लेकिन समय और स्थान की दृष्टि से इसका जो पानी का वितरण है कि कहीं पर ज़्यादा पानी देती हैं और कहीं कम पानी देती हैं, तो वो इक्वल नहीं है। बारहमासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं। जो बारहमासी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली हैं वो क्या करती हैं, पूरा वर्ष पानी लेकर बहती हैं। परंतु अनित्य वाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और जब वर्षा की ऋतु आती है जो अधिकांश पानी होता है वो बाढ़ के कारण व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है और समुद्र में बह जाता है, समुद्र की तरफ चला जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है और इसके कारण क्या होता है कि एक एरिया ऐसा हो जाता है जहाँ पर बाढ़ आ जाती है और दूसरा एरिया कैसा हो जाता है, सूखाग्रस्त हो जाता है कि वहाँ पर नदी अपना जल नहीं पहुँचाती है तो वहाँ सूखे की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब है जल उपलब्धता की समस्या और उसके जो प्रबंधन की समस्याएं हैं उनके बारे में देखना है कि क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं, उपाय हमें बता सकते हैं। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त तथा कम किया जा सकता है। क्या हमारे देश में नदियों की जो द्रोणियाँ हैं उनको जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है। तो इन सभी बातों पर हमें डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो नदियाँ हैं वो यहाँ पर इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। अभी हम क्या करना है, हमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है संरचना और भू आकृति, हमें उसको पढ़ना है और जो धरातल है हमारा उबड़ खाबड़ है उससे जो कठिनाइयाँ हमारे सामने आती हैं उनके बारे में हमें जानना है। मैदानी क्षेत्र से पहाड़ी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है,
कि मैदानी अक्षेत्र से फिर पहाड़ी अक्षेत्र की तरफ की ये मैदान है, और फिर हमें जो पठारी अक्षेत्र है वहाँ तक पानी को कैसे उठाना है, इन सभी के बारे में जानना है। क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है? उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण की अक्षमता है, जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है, कि उसको स्थायी तौर पर फिक्स करके बदला जा सकता है। इसे पूरे मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें, हमें क्या करना है, डिस्कस करना है आपस में। उसके बाद देखते हैं जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं नदी जल उपयोग में, समस्याओं को आप किस प्रकार से क्रम देते हैं कि हम इनको कैसे सीक्वेंस में रख सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, नदी जल प्रदूषण, नदी जल में गाद, ये क्या है, सारी समस्याएं हैं नदियों के पानी की से। ऋतुवन जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद, मध्य धारा की और बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। अब है नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं, जो नदियाँ हैं वो प्रदूषित क्यों होती हैं, इसके रीज़न क्या हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि शहरों की जो गंदगी होती है वो नदियों में डाल दी जाती है, औद्योगिक जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका कूड़ा कचरा डाल दिया जाता है। बहुत से शमशान घाट क्या करते हैं, नदी के किनारे होते हैं और वहाँ पर मृत जो शरीर होते हैं वो नदियों में डाल दिए जाते हैं। और त्योहारों पर भी लोग क्या करते हैं, फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो देते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। तो बड़े पैमाने पर क्या होता है कि वहाँ पर जो नदी होती है वो प्रदूषित होती हैं। लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं नदियों के पानी में, जिससे जो नदी का पानी वो प्रदूषित होता है। तो नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जाए, ये जो प्रदूषण लोग फैला रहे हैं हम इसको कैसे कम करें। तो यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में आपने पढ़ा होगा। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कुछ योजनाएं बनाई गई हैं, उसके लिए कुछ सामग्री इकट्ठी की गई है। इन सामग्रियों को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करना है। तो बच्चों ये था हमारा आज का चैप्टर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। कौन सी नदी बंगाल का अशोक है? बंगाल का अशोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को बोला जाता है। किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो यहाँ पर बताना है आपको किसका जो नदी द्रोणी है वो सबसे बड़ी है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये आपके लिए होमवर्क है। कृष्णा तो छोटी नदी है, नहीं है। ये 3 बड़े नदी तंत्र हैं, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन तीनों में से आपको चूज़ करके बताना है। उसके बाद पंचनद है। पंचनद कहाँ, पंचनद में कौन कौन सी नदियाँ हैं और कौन सी इसमें शामिल नहीं है, उसके बारे में बताना है। उसके बाद है भ्रंश घाटी में कौन सी नदियाँ बहती हैं, जो मध्य प्रदेश के आसपास जो भ्रंश घाटी बनाती हैं उन नदियों के बारे में बताना है। कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थान है? यहाँ पर संगम स्थान जैसे मैंने बताया था कि आपको पिछली वीडियो में कि संगम स्थान पर क्या होता है, एक प्रयाग होता है, यहाँ पर प्रयाग के नाम से सभी फेमस हैं। तो यहाँ पर इन दोनों नदियों का संगम स्थान बताना है। उसके बाद है इनमें रेफरेंस बताने हैं, नदी द्रोणी और जल संभर, वृक्षाकार और जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिले। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।